अथ दक्षः पञ्चजन्यां मया स परिसान्त्वितः सबलाश्वाभिधान् पुत्रान् सहस्रं चाप्यजीजनत। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा होगी। एक दर्शक हैं जो कोई कल परसों लिखे थे कि पंडित जी आत्मकारक ग्रह के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करिए। मैंने कहा आत्मकारक पे मैंने नहीं भी बनाए होंगे तो कम से कम 25-30 कार्यक्रम बनाए होंगे। ये अलग बात है कि सबके थंबनेल अलग अलग हैं तो इस वजह से समझ में नहीं आता है, पर सामान्यतया आत्मकारक पे मैंने बहुत सारे सूत्र बताए हैं। आत्मकारक ग्रह जो है वो क्या है, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसका बल किस तरीके से आपकी कुंडली की बल की वृद्धि करता है, किस तरीके से आत्मकारक देखा जाता है, आत्मकारक ग्रह व्यक्ति के जीवन में कितना सारा शुभ फल देने वाला होता है, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। लाइव होता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। बात करते हैं आत्मकारक की। आत्मकारक का अर्थ आप कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान को किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे ऑनलाइन, तो आपको उसमें ग्रह एक कुंडली चक्र बन के आएगी। उसमें ग्रहों का अंश विराजमान होता है। बताया जाता है कि वो फला ग्रह जो है वो इतने राशि पे, इतने नक्षत्र में, इतने डिग्री पे बैठा है। तो जो उसमें सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान होगा, मतलब 30 अंशों के करीब जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे सूर्य 29 अंश पे है और चंद्रमा जो है वो 29 अंश 54 कला पे है, तो ये चंद्रमा यहाँ आत्मकारक हो गए। अब ज्योतिष में समझ है तो आत्मकारक को आपको समझना होगा कि एक ऐसा ग्रह जिसमें कुंडली की आत्मा उपस्थित है, एक ऐसा ग्रह जो वृद्धावस्था को प्राप्त होने या कर लेने के बावजूद आपकी कुंडली का वो राजा हो जाता है। राजा का अर्थ, जिस तरीके से राजा चाहे शरीर से कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, सेनापति और जो मंत्री होते हैं वो सदैव उसके अनुगामी होते हैं, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। ये मुगल काल नहीं था जहाँ राजा शरीर से दुर्बल हुआ तो उसको अपदस्थ करके स्वयं राजा बन गए। ये मुगल काल नहीं था जहाँ पिता ही पुत्र को मारता है, पुत्र ही पिता को मारता है ना। हिंसक जो रेखाएं होती हैं वो वहाँ पे बहुत चरम पे होती हैं। पर यहाँ पे हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति की बात रही कि जो दुर्बल है कोई बात नहीं है, वो राजा है, वो बड़ा है, अनुभव से युक्त है, जो शास्त्र से युक्त होकर जीवन जी रहा है और जिसने एक अच्छी अवस्था देखी, वृद्धावस्था की अवस्था देखी, वही कुंडली का राजा है। तो आत्मकारक में मतलब सबसे ज्यादा अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है वो आपकी कुंडली का आत्मकारक है, वही राजा है। तो चाहे कितने ही सामर्थ्यशाली हो जाएं सेनापति, सैनिक और मंत्री आदि हैं, वो कभी भी राजा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते और करते भी नहीं हैं। ठीक वैसे ही आत्मकारक ग्रह, कुंडली का कोई भी ग्रह हो, वो राजा हो जाता है। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो उसके अनुगामी होते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले होते हैं। मतलब उसके विरोध में जाकर के कभी भी वो निर्णय नहीं ले सकते, जितने भी ग्रह होते हैं। तो आत्मकारक ग्रह के पास इतना बल होता है कि वो कुंडली को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। वो कुंडली को डिटेल लेके जाता है, डीप में लेके जाता है, बलवान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, परिणाम जातक के पक्ष में देने वाला होता है और जातक के जीवन में सिर्फ अपनी ही दशा में नहीं, अपने ऊपर पड़ने वाले ग्रह की दशा में भी परिणाम कर जाता है। आत्मकारक ग्रह को जो ग्रह देखेगा तो आत्मकारक उसको भी बलवान बना देता है। आत्मकारक ग्रह जिस भाव पर या जिस ग्रह पर दृष्टि डालता है उसको भी बलवान बना देता है। मतलब सिर्फ और आत्मकारक ग्रह पर अगर देवगुरु बृहस्पति की, शुक्र की, बुध की या चंद्रमा की या योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आत्मकारक ग्रह का बल भी स्वतः बढ़ जाता है। मतलब ये परस्पर ये संबंध जो है वो अन्योन्याश्रय होता है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से आपने आत्मकारक ग्रह की पहचान कर ली। अब हम आत्मकारक से किसी की आयु के बारे में कैसे जानेंगे? सवाल ये उठता है।
आत्मकारक से आपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को देखा, व्यवसाय देखा, करियर देखा, धर्म देखा, आध्यात्म देखा, चिंतन देखा, व्यवहार देखा, उसके कुंडली का सारा सुख देखा। आयु का विचार कैसे करेंगे? तो इस पे शास्त्रकार लिखते हैं कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह जहां बैठा है, तो आपने सबसे पहले यह देख लिया कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अंशों के साथ कौन सा ग्रह उपस्थित होता है। आपने उसको एक कलम कागज पे लिख लिया अलग। उसके बाद आपने ये देखा कि वो ग्रह कहाँ बैठा है। जहां आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है, वहां से 8वें घर को देखिए। 8वां घर आयु का होता है, 8वें से 8वां भी आयु का होता है ना। तीसरा भाव भी आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से आयु का और मृत्यु का विचार किया जाता है, और 8वें भाव से 8वां अर्थात जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, वहां से भी आयु का और मृत्यु का विचार किया जाता है। तो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह जहां बैठा, वहां से 8वें घर की राशि जो बनी है, अगर वो स्थिर राशि है तो व्यक्ति की आयु उत्तम पक्षों का निर्धारण करने वाली होती है। अगर चर प्रकृति की राशि बनी है, चर अर्थात 1, 4, 7, 10, स्थिर का अर्थ 2, 5, 8 और 11, तो आत्मकारक ग्रह जहां बैठा, वहां से 8 घर आगे जब आप गिनते हैं और वहां पे अगर 2, 5, 8 और 11 जैसी राशि मिली, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अच्छी आयु का इंसान होगा, उसकी आयु अच्छी है। ये राशि से पता कर लिया। उसके बाद अगर वहां पे चर प्रकृति की राशि बनी है, तो इसका अर्थ होगा कि वहां पे एक व्यक्ति को एक मध्यम अवस्था की आयु देखने को मिल रही है। मध्यम अवस्था मतलब 65 से 60। और अगर द्विस्वाभाविक राशि बनी है तो ये अल्प आयु की गणना की जाती है। मतलब अष्टम भाव में आत्मकारक ग्रह जहां बैठा, वहां से 8वें घर में अगर द्विस्वाभाविक राशि बनी है अर्थात 3, 6, 9, 12, तो व्यक्ति को जो आयु मिलेगी वो अल्प आयु की गणना होती है। इसको आप आयु में ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अल्प आयु तक मतलब 30-32 साल तक व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। जो जितना ग्रह में बात शास्त्र में लिखी गई ना, उतना ही नहीं, उसका विस्तार भी होता है। जैसे अल्पायु की बात अगर हो गई कि अष्टम भाव आत्मकारक से अगर अष्टम भाव में द्विस्वाभाविक राशि बनी 3, 6, 9, 12, तो अल्पायु का अर्थ यहां यह होगा कि व्यक्ति 30 से 32 साल तक रुग्ण अवस्था में अपने जीवन को जीने वाला होगा। अगर स्थिर राशि का निर्माण हुआ मतलब उस 80, 90, 100 इस तरीके की आयु उसको प्राप्त होगी। और सिर्फ आयु ही प्राप्त नहीं होगी, वरन वो स्वस्थ आयु का भी प्राप्त करने वाला। अभी मैं आज ही एक अधिकारी आए थे मेरे पास मिलने, 52 साल के थे, पर अभी भी आयु बिल्कुल एकदम छोटे बालक जैसा, और क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या बात कही कि ये आत्मकारक से दूसरा भाव। अब उसमें अगर चर प्रकृति की राशि बन गई, आत्मकारक जहां बैठा वहां से 8वें घर में अगर चर प्रकृति की राशि बनी है, तो वहां पे मध्यम आयु मिलती है। मतलब 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति को आयु का सुख अच्छा मिलता है। ये एक पक्ष हो गया जहां से आपने आयु का विचार किया। अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि आत्मकारक ग्रह जहां बैठा, वहां से 8वें घर में अगर कोई ग्रह उच्च की राशि का बैठा है, कोई भी ग्रह, कोई उच्च का ग्रह वहां बैठा है, तो वो व्यक्ति को सिद्ध शुद्ध आयु देता है। अब ये नहीं देखना है कि वो कर्क राशि में गुरु बैठे हैं तो चर प्रकृति की राशि है, नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कोई ग्रह उच्च का बैठा है क्या। अगर उच्च का बैठा तो अच्छी आयु, नीच राशि का बैठा तो कमजोर और खराब आयु, अस्वस्थ आयु। मध्यम कोई ग्रह मित्र राशि में बैठा है तो उसे मध्यम अवस्था की आयु का पता लगता है या पता चलता है। आपने आत्मकारक से ये आयु का परीक्षण कर लिया, इतना स्पष्ट है। अब इसमें भी मैंने 2-3 सिद्धांत अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था, जिसमें ये बात कही थी कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो योग कारक ग्रह भी अपने आप को भाग्यशाली बना लेता है और उस भाग्य का असर जातक के जीवन में देखने को मिलता है। आपकी कुंडली के आत्मकारक मान लीजिए सूर्य हुए, जो सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित है, और उस सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, जो आपकी कुंडली के योग कारक है, अर्थात मेष, धनु या सिंह लग्न की कुंडली बनी, तो यहाँ पे सूर्य के ऊपर आत्मकारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से दोनों एक दूसरे के बल के वृद्धि के संकेत देते हैं। ये पहली बात है। दूसरा
कि आत्मकारक ग्रह पे कहीं से भी अगर भाग्य भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो तो ये व्यक्ति को शंख नहीं पद्म हिस्सों के बराबर का धनवान बना देते हैं, बहुत धनवान बना देते हैं। तो आपने आत्मकारक से धन का चिंतन तो किया ही, बल्कि उसके अतिरिक्त आपने आत्मकारक से संपूर्ण तरीके से व्यक्ति के आयु का भी चिंतन कर लिया। तो जीवन में बचा क्या? दो, एक स्वस्थ आयु और उत्तम धन, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम धन। ये दोनों ही चीजें आप सिर्फ इस बात को जान करके लगा लिए हैं कि जातक का जीवन कैसा रहेगा आत्मकारक को देख करके। ये जो सिद्धांत है ना आत्मकारक वाला, वो कभी भी व्यक्ति को नीचे नहीं आने देता है। अगर आत्मकारक ग्रह है, वो वर्ग उत्तम है, वो बलवान होके बैठा है, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह ही आत्मकारक है, उस लग्न की कुंडली के लिए कोई एक ग्रह योग कारक हुआ और वही ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक है। इसमें भी बड़ी अच्छी बात यह भी है, जैसे मैं कल परसों किसी की कुंडली देख ही रहा था, उसमें ही बात बताई थी कि जन्म कुंडली का दशमेश अगर आत्मकारक है तो व्यक्ति का करियर बहुत ऊपर जाएगा। अगर धन भाव के स्वामी आत्मकारक हैं तो व्यक्ति का पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा रहेगा। अगर पराक्रमेश आत्मकारक हैं तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे संपूर्ण सुखों का भोक्ता होगा। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी आत्मकारक हैं तो व्यक्ति संपत्ति जोड़ने वाला होगा। पंचमेश अगर आत्मकारक हैं तो आपको वो यश और मान प्रतिष्ठा के लिए भटकने नहीं देगा। छठवें भाव के स्वामी अगर आत्मकारक हैं तो व्यक्ति महान प्रतियोगिताओं में सफल होने वाला होता है। आईएएस की परीक्षा सफल कर ले, एमबीए फाइनेंस, एमबीए का क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से सफल कर ले, मतलब ऊंची परीक्षा। सप्तम भाव का स्वामी अगर आत्मकारक है तो व्यक्ति व्यापारिक जीवन में बहुत सफल और आगे होते देखा जाता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर आत्मकारक है तो व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, रिसर्चर बनता है, साइंटिस्ट वगैरह। नवम भाव के स्वामी अगर आत्मकारक हैं तो व्यक्ति ऊंची शिक्षा अर्जित करता है और विदेशों में जाकर के खूब नाम कमाने वाला होता है। दशम भाव के स्वामी अगर आत्मकारक हो रहे हैं तो आपकी कुंडली का राजनीतिक पक्ष अच्छा बना हुआ है। एकादशवें भाव के स्वामी अगर आत्मकारक बने हुए हैं तो वो आपके जीवन में बहुत सारी संपत्ति बिना मेहनत के भी कई बार जोड़ देने का काम करते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर आत्मकारक बना हुआ है तो ये आपको कभी भी किसी भी तरीके से आपका काम रुकने नहीं देते हैं। ये जन्म कुंडली की बात है। तो आत्मकारक में इतनी सामर्थ्य होती है भगवान कि आपको कभी भी वो नीचे नहीं गिरने देता है। मैंने बात कही जो अधिकारी की, जो मेरे पास अधिकारी आए थे, आईएएस के पद पे है वो वर्तमान में, उनकी कुंडली केंद्र में खाली थी। केंद्र बिल्कुल ही कोई ग्रह नहीं था, कर्क लग्न की कुंडली में थी, केंद्र बिल्कुल खाली था, पर फिर भी व्यक्ति अच्छे पद पे है जो डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह बलवान था। मैंने ऐसी दो कुंडलियां देखी जो बिल्कुल ही केंद्र में खाली थी। एक और आईएएस के अधिकारी की कुंडली मैंने देखी थी जो एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करता था। वो लेडी, महिला थी वो, कि वहां पे भी केंद्र खाली, तुला लग्न की कुंडली थी, 12वें भाव में सूर्य नीच के बैठे थे। मैं भी देख करके आश्चर्य में रहा कि ये कुंडली तो, केंद्र वाली कुंडली तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है जो खाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां भी इस आईएएस अधिकारी की कुंडली में भी केंद्र खाली, लेकिन आत्मकारक ग्रह का बल इतना कि अपनी दशा काल में वो संपूर्ण बल देने वाला था। वहां पे भी उस आईएएस अधिकारी की कुंडली में भी केंद्र खाली, बल्कि सूर्य भी नीच के थे। बल्कि वो तो मुझसे ये भी पूछा, पंडित जी मुझे बड़ी चिंता होती है, मेरा तो सूर्य ही नीच का है। तुला लग्न की कुंडली में लाभेश होकर के नीच के बैठे थे, लग्नेश भी सूर्य शुक्र जो है वो लग्नेश के साथ नीच के बैठे थे 12वें भाव में, तो कुंडली ही टोटल नीच के हो गई। और चंद्रमा भी नीच के थे, द्वितीय भाव में चंद्रमा थे, वृश्चिक राशि का निर्माण करते, तो सारे ग्रह नीच के, पर केंद्र खाली। लेकिन आत्मकारक ग्रह के पास इतना बल था कि उस व्यक्ति को अपनी दशा काल में नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक यश और बहुत अच्छा धन देने की योग्यता, क्षमता देने वाला था। आप अगर अपनी कुंडली के आत्मकारक ग्रह को पहचानते हैं तो आपको जरा भी वो भटकने नहीं देंगे। आत्मकारक के पास बहुत सामर्थ्य होती है कुंडली को आगे बढ़ाने की। तो पूरा ये आत्मकारक मतलब सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित ग्रह, आत्मकारक पे कौन देख रहा है, आत्मकारक कहाँ बैठा है, आत्मकारक जहाँ बैठा वहां से 8वें घर में कौन सी राशि बनी है, आत्मकारक जहाँ बैठा है वहां से 8वें घर में कौन बैठा है, उच्च का बैठा, नीच का बैठा। तो आपने आयु का भी स्पष्टीकरण कर लिया और व्यक्ति के जीवन में जुड़ने वाले धन का भी स्पष्टीकरण कर लिया। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेद व्यास लिखते हैं, नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ये कह के सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने से रोक दिया
कि बिना पृथ्वी के परिधि का परिज्ञान किए तुम सृष्टि का आरंभ कैसे कर सकते हो। जब उनकी ये बात उनको पता चली, वो ब्रह्म जो दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र थे 10,000, वो नारद जी की परिक्रमा करके निवृत्ति मार्ग की तरफ चले गए। मतलब उन्होंने सृष्टि के क्रम से अपने आप को हटा लिया। ये बात की चिंता दक्ष प्रजापति को फिर होने लगी, कैसे कैसे करके मैंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, अब ये तो सारे साधु बन गए, निवृत्ति मार्ग को चले गए, उनको सृष्टि के आरंभ से कोई मतलब ही नहीं है। वापस वो फिर से ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, फिर से कहते हैं कि तुम फिर से सृष्टि करो। वापस दक्ष प्रजापति ने फिर से उन्होंने 10,000 पुत्रों को कितने 10,000 नहीं, 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। लिखा है कि अहमागत्य सुप्रीत्या सांत्वयम दक्षमात्मजम शांति भावम प्रदर्श्यर्वै दैवम प्रबल मृत्युतः। इसका अर्थ लिखा कि शोक मत करो। आगे ब्रह्मदेव ने कहा कि दक्ष प्रजापति तुम शोक मत करो, आगे बढ़ो और पुनः वापस फिर से पुत्रों की उत्पत्ति करो। और इस बार दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।